प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने संधि के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, संधि में हमने बताया था कि संधि में भी कौन सी संधि है, जिसका उत्तर था पर सवर्ण संधि। इसके बाद संधि की परिभाषा भी पढ़ी थी हमने। द्वयोवर्णियों परस्परम मेलनम एव संधि यत परिवर्तनम भवति संधि कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मिलन से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाती है। और पाणिनि के अनुसार पढ़ी थी हमने संधि की परिभाषा पर सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता कही जाती है या कहलाती है। संहिता कह दीजिए या संधि कह दीजिए, दोनों का आपस में एक ही नाम है। संधि का दूसरा नाम संहिता है, संहिता का नाम संधि है। अब बात करें हम संधि, बेसिक रूप से हमने मुख्य रूप से 3 प्रकार की बताई थी, लेकिन आगे जैसी कक्षाओं में आप जाओगे तो संधि आपको 5 प्रकार की भी होती है। संधि के प्रकार होते हैं 5। अब संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो हमने बताया था अच संधि किसे कहते हैं, अच से अच के मेल को किसे कहते हैं, अच संधि। अच से अच के मेल को क्या कहते हैं, अच संधि। हल संधि की भी परिभाषा बताई थी। अच से हल के मेल को या हल से हल के मेल को या हल से अच के मेल को क्या कहते हैं, हल संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग से अच या हल के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अच संधि के हमने 8 भेद बताए थे, वो कौन कौन से हैं पुनः नाम सुन लीजिए। दीर्घ अच संधि, गुण अच संधि, वृद्धि अच संधि, यण अच संधि, अयादि अच संधि, पूर्व रूप अच संधि, पर रूप अच संधि और प्रकृति भाव अच संधि। बात करें हल संधि के भी हमने 8 भेद बताए थे, वो कौन कौन से हैं। सचुत हल संधि, सटुत हल संधि, अनुस्वार हल संधि, अनुनासिक हल संधि, पर से वर्ण हल संधि, तुकागम हल संधि, छत्व हल संधि और जसत्व हल संधि। इसके बाद हमने विसर्ग संधि के 4 भेद बताए थे, वो कौन कौन से हैं नाम सुन लीजिए। सत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और विसर्ग लोप संधि। यहाँ तक विद्यार्थियों हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अच संधि का अध्ययन करेंगे। अच संधि में पहला भेद आ रहा है आपका दीर्घ अच संधि। ध्यान दें, देखिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा अच संधि। अच संधि के मैंने कल भेद बताए थे 8, जिसमें पहला भेद बताया था दीर्घ अच संधि। दीर्घ अच संधि का सूत्र है अकह सवर्ण है दीर्घ है, अकह सवर्ण है दीर्घ है, अकह सवर्ण है दीर्घ है। अब देखो अकह सवर्ण दीर्घ है, ये इसका मतलब क्या है। अक लिख रहा है आपको, सवर्ण अक के बाद समान वर्ण होने पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अक के बाद समान वर्ण होने पर, अक के बाद समान वर्ण होने पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। विद्यार्थियों यहाँ पे समझना ये है, ये अक क्या है। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन करवाया था। उनकी संख्या 14 बताई थी। ए उणे रील रखे ये उणे आयो चे है वरट लेने नन में जबने गड़दस जब गड़दस खप छचट चटतब कह पे सेसरे और हल। तो वहाँ पे ऐसे लेकर कै तक जो वर्ण आएंगे वो अक प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत आएंगे। ऐसे लेकर कै तक यानी अक प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। ऐसे लेकर कै तक, तो ऐसे लेकर आप माहेश्वरी सूत्रों को ध्यान रखते हुए पढ़िए। मैंने लिखाया था ए ई उ ने को नहीं लेंगे, री ले कै। तो ऐसे लेकर उन वर्णों को नहीं लेना है जिनके हलंत लग रहा है। जैसे ए ई उ ने लग रहा है, ने में हलंत लग रहा है, इन वर्णों को नहीं गिना जाता है। केवल ये तो प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि के लिए हैं। इनका मतलब ही इसलिए प्रयोग हुए हैं ये कि प्रत्याहार सूत्र बन जाए।
जिन वर्णों के माहेश्वरी सूत्रों में जिन वर्णों के हलंत लग रहा है उनको मात्र प्रत्याहार सूत्रों की सिद्धि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और उनको यहाँ पे नहीं लिखना है, उन वर्णों को गिना नहीं जाता है। ए ई ऊ आता है आपको, फिर न आता है उसको नहीं लेंगे, री लरे के में हलंत आता है उसमें उसको नहीं लेंगे। तो अक प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, ए ई ऊ री और लरे। अब इनका समान वर्ण करो, समान वर्ण। ए का समान वर्ण क्या होगा? ए। ई का समान वर्ण ई, ऊ का समान वर्ण ऊ, और री का समान वर्ण री, और लरे का समान वर्ण लरी। ठीक है, लिरी का समान वर्ण क्या होगा? लिरी। अब इनका दीर्घ करो। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब ए के बाद ए आएगा तो ए का बड़ा क्या होता है? आ। ई का बड़ा क्या होता है? बड़ी। ऊ का बड़ा क्या होता है? बड़ा ऊ। री का बड़ा क्या होता है? बड़ी री। लिरे का कोई बड़ा होता नहीं है, लिरी का कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए यह दीर्घ संधि में प्रयुक्त नहीं होता। यदि लिरी का कोई बड़ा होता तो यह दीर्घ संधि में प्रयुक्त हो जाता, इसलिए यह दीर्घ संधि में प्रयुक्त होता नहीं है। लो मिटा दिया मैंने। लिरी का कोई बड़ा होता नहीं है, लिरी लघु ही होता है, लिरी का दीर्घ होता नहीं है, ध्यान रखें। तो दीर्घ संधि में ये 4 वर्ण ही रह गया आपके पास अब, ए ई ऊ और री। अब ध्यान दीजिए, ए के बाद ए आवे तो क्या हो जाएगा? आ। ई के बाद ई आवे तो क्या हो जाएगा? बड़ी। ऊ के बाद ऊ आवे तो बड़ा ऊ, और री के बाद री आवे तो बड़ी री हो जाता है। अब समझिए यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है और दीर्घ री है। जब यहाँ दीर्घ कर दिए तो यहाँ भी हमने दीर्घ कर दिए। देखिए, देखो, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री। तो विद्यार्थियों इस संधि की परिभाषा ये बन जाती है कि ए आ के बाद यदि ए या आ आवे तो आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। यदि ई के बाद ई आवे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। दीर्घ ई का मतलब क्या है? बड़ी ई। ऊ के बाद ऊ आवे तो बड़ा ऊ हो जाता है। री के बाद बड़ी री आवे तो बड़ी री हो जाती है। तो सीधी सिंपल परिभाषा है, ए आ के बाद ए या आ आवे तो क्या हो जाता है? आ। ई के बाद ई आवे तो क्या हो जाएगी? बड़ी। ऊ के बाद ऊ आवे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। री के बाद री आवे तो बड़ी री हो जाती है। परिभाषा आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? यदि ए आ के बाद ए आ आए तो आ हो जाता है। फिर लिखो, यदि ई के बाद ई आवे। देखो, मैंने बताया ए आ के बाद ए आ आए तो आ हो जाता है। ई के बाद ई आए तो बड़ी ई हो जाता है। ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ हो जाता है। री के बाद री आए तो री हो जाता है। ये विद्यार्थियों आपकी परिभाषा है। यदि समझ में आ गई हो तो यही डायग्राम बना रहने दीजिए। जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना लीजिए। और यदि इसकी परिभाषा भी लिखना चाहते हो तो वो परिभाषा भी लिख सकते हो। समझ गए? तो विद्यार्थियों, हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया कि दीर्घ अच संधि क्या कहती है। मात्र दीर्घ अच संधि ये कहती है कि ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ हो जाता है। यदि ई के बाद ई या ई आए तो ई हो जाता है, यानी दीर्घी। ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाता है। देखो, अब आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। इस प्रथम पद का अंत देखना है, पूर्व पद का प्रारंभ देखना है। ये 2 बातें मैंने पिछली वीडियो में बता दी। जब भी आप संधि करो
जब भी आप संधि करो तो आपको प्रथम पद का अंत देखना है और दूसरे पद का प्रारंभ देखना है। प्रथम पद का क्या देखना है? अंत। और दूसरे पद का क्या देखना है? प्रारंभ। तो प्रथम पद का अंत क्या है? ए। और दूसरे पद का प्रारंभ क्या है? ए। तो ए के बाद क्या आया है? ए के बाद ए आया है। समझने के लिए बता रहा हूं। जब इसमें से हम ए निकाल दें, दैत्य में से ए निकाल देते हैं तो ये रह जाता है, अलंत लग जाएगा। दैत्य में से हमने ए निकाल दिया, अंतिम ए, तो ये में अलंत लग जाएगा। अरी शब्द में से ए हटा दिया हमने, ए निकाल लिया, ये लो ये ए निकाल लिया। दैत्य में से ये ए निकाल लिया। अब ए और ए के स्थान पर ए के बाद ए आया है। देखो ए के बाद ए आया है तो क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। अब आपका देखो ए दैत्य लिख लो आप, दैत्य, ऐसे ही है। अब ए के बाद ए आया है तो इसमें आ की मात्रा, ए के बाद ए आएगा तो आ हो जाएगा। आ की मात्रा लगाइए, ये लगा दी। और ये क्या बच रहा है? री। क्या बनेगा? दैत्यारी। क्या बनेगा? दैत्यारी। ये उदाहरण समझ में नहीं आया है तो अगला उदाहरण भी समझ लीजिए। दैत्य धन अरी बराबर क्या होगा? दैत्यारी। समझ गए? दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। वेद धन अभ्यास है। वेद धन अभ्यास है। वेद का अंत प्रथम पद है, प्रथम पद का अंत देखो, दूसरे पद का प्रारंभ देखो। प्रथम पद का अंत क्या है? ए के बाद क्या आया? ए के बाद ए आया है तो क्या हो जाएगा? आ। तो वेद में आ लगाओ, वेदा। ए को हटा देंगे, अभ्यास जोड़ देंगे, वेद अभ्यास है। क्या जुड़ जाएगा? वेद अभ्यास है। तो बोर्ड पे मैं समझा रहा हूं, देखिए थोड़ा यहाँ पे समझिए। वेद धन अभ्यास है। इस प्रथम पद का अंत में से हमने क्या निकाल लिया? ए। और दूसरे पद के प्रारंभ में से क्या निकाल लिया? ए। तो अब इसमें से ए निकाला है तो दे में क्या लग जाएगा? हलंत। और ये ए हमने निकाल ही लिया। अब ए के बाद ए आया है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। तो अब आ की मात्रा जोड़ दीजिए इसमें, वेदाभ्यास है, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे मिलाकर लिख रहा है वेदाभ्यास है। समझ गए? आगे बात करें हम। चलो ये मिटा दिया हमने, और भी दूसरा उदाहरण है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ए के बाद ए आया है तो क्या हो जाएगा? आ। कर धन अग्रम करेंगे तो कराग्रम। ऐसे ही राम धन आदि क्या हो जाएगा? राम आदि। कमल धन आकर है, क्या हो जाएगा? ऐसे ही कमलाकर है। रत्न धन आकर है, क्या हो जाएगा? रत्नाकर है। रोग धन आतुर, क्या हो जाएगा? रोगातुर। यदा धन आशीत, क्या हो जाएगा? यदाशीत है। विद्या धन अर्थी, क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। विद्या धन आल्य, क्या होएगा? विद्यालय। देव धन आल्य, क्या होएगा? देवालय है। अल्प धन अपराध है, क्या होएगा? अल्पापराध है। देखिए बात करें हम यहाँ पे एक उदाहरण और पढ़ ले हैं, एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। देखो प्रथम पद का अंत, जैसे कि एक उदाहरण पढ़ रहे थे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। विद्या के अंत में क्या है? आ। और अर्थी के प्रारंभ में क्या है? ए। अब देखिए यहाँ पे विद्या में से आ निकाल लिया हमने, ये विद्य, ये दह में क्या लग जाएगा? हलंत। अर्थी में से क्या निकाल लिया? ए। अब ये शब्द रहा आपके पास, आ के बाद ए आया है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। अब इन दोनों के स्थान पर आ कर दीजिए। लो भाई यहीं पे ही करना है आपको। विद्या, इस दह में क्या लगा दिया? आ। तो इसको मिलाकर लिखें तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। देखो विद्या धन अर्थी क्या बन गया? विद्यार्थी।
तो समझने का फेर है, आप प्रयास करोगे रफ कॉपी में तो भी आपको अच्छा समझ में आएगा। ये नहीं गुरुजी अभ्यास करा रहे हैं वही बहुत है, आपको भी अभ्यास करना है। अब देखिए श्री धन ईश है, देखो श्री में से हमने ई निकाल लिया, ये श्री में से क्या निकाल लिया, ई, बड़ी ई है, और ईश में से क्या निकाल लिया, ई, और ये क्या है, से। और श्री में से यहाँ देखो श्री में से क्या निकाला है, ई, प्रथम पद का अंत देखना है, अंत में प्रथम पद के अंत में क्या है, ई, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, ई, बड़ी ई के बाद ई आया तो क्या होएगा, बड़ी। अब लो भाई बड़ी ई कर देते हैं, अब इनके स्थान पर बड़ी ई कर दिया, श्री और ईश मिला के लिख दो, क्या बन जाएगा, श्रीश है। क्या बनेगा, श्रीश है। ऐसे कपि धनीश है, क्या बनेगा, कपीश है। गिरी धनीश है, क्या बनेगा, गिरीश है। हरि धनीश है, क्या बनेगा, हरीश है। भूमि धनीश है, क्या बनेगा, भूमीश है। प्रतिधनी क्षते, क्या बनेगा, प्रतिधनी क्षते करेंगे तो प्रतीक्षते। मुनि धनिंद्र है, मुनिंद्र है। रवि धनिंद्र है, क्या बनेगा, रविंद्र है। और अस्ति धन इदम, क्या बनेगा, अस्तिदम, अस्तिदम। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं ऊ के बाद ऊ आवे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। देखिए गुरु में से ऊ निकाल लिया, प्रथम पद का अंत गुरु है, गुरु में से क्या निकाल लिया, ऊ, रह क्या रह जाएगा, आधा, ये लो भाई ऊ निकाल लिया। उत्तम है, उत्तम में भी प्रथम पद क्या है, ऊ, और ये तम है। अब देखिए ये दो वर्ण हैं, ऊ के बाद ऊ आया है, ऊ के बाद ऊ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। परिभाषा में लिख रहा है ऊ के बाद ऊ आवे तो क्या होएगा, बड़ा ऊ। ऊ के बाद ऊ आवे तो बड़ा ऊ हो जाता है। अब बड़े ऊ की मात्रा लगा दीजिए, लो भाई, और इसको मिला के लिख दीजिए तो क्या बनेगा, ये गुरु धन उत्तम है, क्या बनेगा, गुरुत्तम है, ऐसे बनेगा। ठीक है। विष्णु धन उदय, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, क्या बनेगा, विष्णुदय। ऐसे गुरु धन उपदेश करेंगे तो क्या बनेगा, गुरुपदेश है। भानु धन उदय करेंगे तो क्या बनेगा, भानुदय। लघु धन उपाय करेंगे तो लघु उपाय, लघु उपाय। साधु धन उपदेश करेंगे तो साधुपदेश है, इस तरह बनेगा। ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। सुधन उक्ति करेंगे तो क्या बनेगा, सुक्ति। सिंधु धन उर्मी करेंगे तो सिंधुर्मी। लघु धन उर्मी करेंगे तो लघुर्मी। वधु धन उत्सव करेंगे तो वधूत्सव है, वधु धन उत्सव करेंगे तो वधूत्सव है। वधु धन उपदेश करेंगे तो वधूपदेश है। वधु धन उवाच करेंगे तो वधुवाच। और भूधन उधर्वम करेंगे तो भूधर्वम। एक उदाहरण समझा देते हैं, नीचे वाला ही। जैसे देखिए मैंने आपको लिखाया भूधन ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम। प्रथम पद का अंत देखो, बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ हटा निकाल लिया तो हमने क्या रह गया, भय। भय में क्या लग रहा है, बड़ा ऊ। प्रथम दूसरे पद का प्रारंभ देखो, बड़ा ऊ और ध्रुवम, ये लिख लिया। बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आया, बड़े ऊ के बाद बड़ा हुआ तो आया है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो भय में बड़े ऊ की मात्रा लगा दो, इस भय में बड़े ऊ की मात्रा लगा दो और इसको मिला के लिख दो, इसको मिला के लिख दीजिए। चलो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख दिया बड़ा भू, इस तरह भूध्रुवम। तो यहाँ क्या लिख रखा है, भूर्ध्वम। तो इस तरह आपको उदाहरण आपको रफ कॉपी में हल करने, ठीक है। देखिए होत्र धन रिकार है, होत्र धन रिकार है करेंगे, री के बाद री, री के बाद री आए, ये री के बाद री आए तो क्या हो जाता है,
बड़ा री हो जाता है, ऐसे बताया मैं आपको। अब होत्री में प्रथम पद का अंत देखो री और दूसरे पद का प्रारंभ देखो री, तो री के बाद री आया तो क्या बनेगा? बड़ी री। तो ये बनेगा आपका, यहाँ पे आपका होगा होत्रिकार है, होत्रिकार है। आप देखिए दोबारा से समझ लिए इसको, लियो भाई। होत्री में से हमने क्या निकाल लिया? री। और दूसरा पद है रिकार है, रिकार में से भी क्या निकाल लिया? री। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ी री। ये तो देखो छोटी री है और ये बड़ी री है, इस तरह मात्रा लगानी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। अब क्या बचा आपका? कार है, होत्रिकार है, इस तरह बनेगा। अब ये नीचे वाला उदाहरण क्यों लिखा रखा है मैंने, देखो होत्री धन रिकारे आवे चाहे होत्री धन रिकारे आवे, तो यही बनेगा जो मैंने बना रखा है। होत्री धन रिकार है आए या होत्री धन रिकार है आए, दोनों उदाहरण हैं। ये दोनों जो उदाहरण हैं आपको बोर्ड पे दे रखे हैं, एक तो ये होत्री धन रिकार है और एक होत्री धन लिरकार है, तो आपका यही बनेगा होत्रिकार है। क्या बनेगा? होत्रिकार है। ये कौन से सूत्र से बनेगा? रिल वर्ण्यो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। देखो ऊपर सूत्र लिख रखा है मैंने, ये सूत्र है रिल वर्ण्यो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। ये सूत्र कहता है कि री और लरी, इन दो वर्णों का समान वर्ण सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है इनकी, री और लरी की, तो सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए ध्यान दें, री और लरी दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए जो री के बाद री आवे चाहे री के बाद लरी आवे, तो दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी, यानी समान वर्ण संज्ञा होगी। तो सवर्ण संज्ञा री के बाद री आवे या री के बाद लरे आवे, तो यहाँ पे री का दीर्घ हो जाएगा, री का री बड़ी री हो जाता है, चाहे ये उदाहरण आवे चाहे ये उदाहरण आवे, तो यही करना है। पितृधन ऋणम, री के बाद री आया है तो इसका क्या बनेगा? पितृणम। क्या बनेगा भाई? पितृणम। मातृधन ऋणम करेंगे तो इसका क्या बनेगा? मातृणम। ठीक है। अब एक उदाहरण समझ लो, देखो इसी को समझाते हैं। मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम इसको करते हैं। प्रथम पद का अंत क्या है? री, और दूसरे पद का प्रारंभ क्या है? री और नम। अब री के बाद री आया तो क्या हो जाएगा? बड़ी री। मात, बड़ी री और नम। अब इसको मिला के लिख दीजिए, मात तय में बड़ी री की मात्रा और नम, तो क्या बन जाएगा? मातृणम। क्या होएगा? मातृणम। इसी तरह आपको उदाहरण समझने हैं जैसे मैंने आपको समझाए हैं। मातृधन ऋणम करेंगे तो आपका होगा मातृणम। ठीक है। तो विद्यार्थियों, हमने आज दीर्घ संधि, दीर्घ अच संधि का अध्ययन कर लिया है। बाकी संधि करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।